हेलो दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी कंट्री है, कोई भी कंट्री है, तो उसका जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है वो दो तरह का होता है। या तो यूनिटरी होगा, यूनिटरी, या तो फेडरल होगा। ठीक, तो हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट होता क्या है। जो फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम है वो उस प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें जो है तो पावर का सेपरेशन किया जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। सेंटर और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी जो जिससे वह सेंटर मिलके बना होता है, जैसे राज्य हो गया या प्रोविंस जिनको कहा जाता है, पार्ट्स भी कह सकते हैं, उसको भाग कह सकते हैं। तो जब सेंटर और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच पावर का डिवीजन होता है, सेपरेशन होता है, तो इस प्रकार के सिस्टम जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है उसे हम लोग फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। दूसरे तरह का जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है वो यूनिटरी टाइप का होता है। यूनिटरी टाइप के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जितनी भी पावर होती है वो नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है, जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उसके पास होती है, और जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, पार्ट्स हैं या स्टेट्स जिसको हम लोग कह सकते हैं राज्य, उनके पास जो पावर होती है वो सेंटर से ही डिराइव होती है, नेशनल गवर्नमेंट्स के द्वारा ही उसको वो सेंटर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है। जबकि फेडरल में क्या होता है, दोनों के बीच पावर का स्पष्ट जो है तो सेपरेशन हमको दिखाई देता है। अब यदि हम लोग यूनिटरी और फेडरल टाइप की गवर्नमेंट्स के एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो आपको फेडरल टाइप के गवर्नमेंट्स को यदि बात करें तो ये आपको यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, इन जगह जो है तो ब्राजील, रसिया, इन जगह आपको फेडरल टाइप की गवर्नमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। वही अगर यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स की बात करें तो ये आपको मिलेगा इटली में देखने को, चाइना, आपको फ्रांस, ब्रिटेन, ये जितने भी कंट्रीज हैं इन जगह आपको यूनिटरी टाइप की गवर्नमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो फेडरेशन होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की क्या खासियत है, इसमें जो है तो जो सेंटर होता है वो पावरफुल टाइप का होता है और जो स्टेट्स है इसको इस सेंटर ने बनाया होता है, ठीक। जबकि कमिंग टुगेदर जो फेडरेशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें वो जितने भी स्टेट्स होते हैं वो एक साथ आए और उस जो सेंटर है, यूनियन गवर्नमेंट्स है, उसको फॉर्म किया। जैसे यूएसए में देख ले तो वहाँ स्टेट्स जितने हैं वो सब ने मिलके एक एग्रीमेंट किया और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा यूनियन को बनाया। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड से। जबकि इंडिया में यदि वही देखें तो होल्डिंग टुगेदर टाइप की फेडरेशंस है। इसमें क्या है, इंडिया ने जो है तो स्टेट्स को पावर दी है, इंडिया ने स्टेट्स को बनाया है और जिस तरह चाहे उस तरह इसको टेरिटरी में परिवर्तन कर सकता है। इसलिए कहा जाता है इंडिया क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन टाइप की गवर्नमेंट्स है, ठीक। अब जो फेडरेशन वर्ड्स है यदि इसके डेरिवेशन के समझिए ये कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी, तो ये लैटिन वर्ड्स के फोडस से इसका जो है तो उत्पत्ति हुई है। फोडस का मतलब होता है ट्रीटी या गवर्नमेंट। और कोई भी जैसे स्टेट्स हैं वो अपने ट्रीटी कर देते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं और उस फेडरल को बनाते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो फेडरेशन होता है वो यूनिट से बना होता है, पार्ट से बना होता है, उसको बनाने वाले कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होते हैं, उनको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यदि यूएसए में बात की जाए तो स्टेट के रूप में जाना जाता है, जैसे इंडिया में भी स्टेट्स के रूप में ही जाने जाते हैं। कनाडा में इन्हें प्रोविंस कहा जाता है, ठीक। कंटोन्स कहा जाता है स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा, और रिपब्लिक्स कहा जाता है रशिया में। तो ये हैं उसके यूनिट्स ऑफ फेडरेशंस, किस जो यूनिट्स हैं, जो जिनके जो पार्ट्स हैं कैसे वो मिलके बने हैं जिनसे। अब हम लोग फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर होते हैं, उनके एक एक एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, उनके जो पार्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्या फीचर्स होते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट्स जो होता है उसमें डुअल गवर्नमेंट होती है, ठीक।
यानी एक नेशनल लेवल पे होगी और एक रीजनल लेवल पे होगी, जिनको राज्य या स्टेट्स लेवल पे कह सकते हैं। तो खासियत होती है फेडरल गवर्नमेंट्स की। वहीं यदि यूनिटरी गवर्नमेंट्स जो होते हैं उनमें सिंगल गवर्नमेंट्स होती है, यानी एक नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट्स होती है, और जो रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट्स होती है वो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट से ही अपना पावर या अथॉरिटी डिराइव करती है, वहीं से उसको पावर शक्ति मिलती है। तो पहला डिफरेंस हमको पता चलेगा फेडरल गवर्नमेंट्स और यूनिटरी गवर्नमेंट्स में। फेडरल गवर्नमेंट ड्यूअल गवर्नमेंट्स होती है, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट्स जो होती है वो सिंगल गवर्नमेंट्स होता है। फेडरल गवर्नमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है, ठीक। तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसमें जो पावर होगी सेपरेशन उसको उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहेगा, रिटन रहेगा, और उसे वहीं से पावर डिराइव होती है, स्पष्ट विभाजन होता है पावर का। जबकि वहीं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में होता है, यह तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और अनरिटन भी हो सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता। जैसे फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि वहीं ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। फिर तीसरा जो डिफरेंसेस है वो डिवीजन ऑफ पावर को देखा जाए तो यहाँ हम लोग फेडरल गवर्नमेंट के जो डिफिनेशंस में ही समझा था कि पावर जो है तो डिवाइड होती है नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट्स में, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट्स में ऐसा नहीं होता, कोई भी पावर का डिवीजन नहीं होता, जो भी पावर होती है वो नेशनल गवर्नमेंट्स के पास होती है। फिर चौथी जो बात है वो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस की देख लें। यदि जो फेडरल गवर्नमेंट्स होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वही सुप्रीम होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस में चीज़ें लिखी होती है उसको सर्वोच्च माना जाता है। जबकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे यदि हम लोग जापान में देखें तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सुप्रीम है, जबकि ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, पार्लियामेंट जो है तो सुप्रीम होती है। तो सुप्रीमेसी देखा जाता है, तो फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। वहीं यदि रिजिडिटी की बात करें तो जो फेडरल गवर्नमेंट होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशंस काफ़ी रिजिड होते हैं, उनमें अमेंडमेंट करना, उनमें संशोधन करना होता है कोई भी तो इतना आसान या इजी नहीं होता। जबकि वहीं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में देखा जाए तो कोई भी गारंटी नहीं रहती कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा, हो भी सकता है या फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। जैसे फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में दिखेगा, उसको आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है पार्लियामेंट्स के द्वारा। यही यदि छठा फीचर देखने जगह छठा यदि अंतर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है। जो फेडरल गवर्नमेंट होता है वहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, जबकि नेशनल गवर्नमेंट्स में हो भी सकती है इंडिपेंडेंट, नहीं भी हो सकती, इसकी कोई गारंटी नहीं होता। और सातवां अंतर है जो फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट्स में, वो फेडरल गवर्नमेंट जो होता है वहाँ अधिकतर मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, जबकि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में होता है वो जरूरी नहीं है कि वो बाई कैमरल हो भी सकता है, नहीं हो सकता। जैसे ब्रिटेन का जो है मॉडल वो बाई कैमरल है, वहाँ अपर हाउस और लोअर हाउस है, जबकि चाइना में इस प्रकार का हमको देखने को नहीं मिलता, वहाँ यूनिकैमरल जो तो लेजिस्लेचर पाया जाता है चाइना में। अब हम लोग कुछ चीज़ें एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये कहीं पूछा गया तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट और ओल्डेस्ट जो फेडरेशन है उसे यूएसए कहा जाता है। यूएसए जहाँ जो बना था ये 1787 में, ये ओल्डेस्ट फेडरेशन भी कहा जाता है और वर्ल्ड का फर्स्ट फेडरेशन भी है। वर्तमान में यदि हम लोग इस समय प्रेजेंट में देखें तो 50 स्टेट्स हैं, जबकि जो ओरिजिनल जब बना था यूएसए उसमें 13 जो है तो स्टेट थी। यदि इंडियन फेडरेशन की बात की जाए तो इंडियन फेडरेशन हमारा जो है वो कनाडा के मॉडल पे है। कनाडा का फेडरेशन जिस प्रकार से है, कनाडा का फेडरेशन में देखा जाए तो 10 प्रोविंस हैं और ये बना था 1867 में, तो कनाडा का फेडरेशन है। उस समय जो कनाडा का ओरिजिनल जो बना था उसमें 4 प्रोविंस उसमें थे। इसके बाद ये इंडिया के फेडरेशन की जो इंडिया में फेडरलिज्म है, किस प्रकार का फेडरलिज्म है उसको हम लोग कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में समझ सकते हैं किस प्रकार। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल फर्स्ट है
वही हमारे इंडियन फेडरेशन के बारे में बात करता है। जैसे कहा गया है आर्टिकल फर्स्ट में, इंडिया जो है दैट इज भारत, यानी यहाँ पर 2 नाम लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, इंडिया और भारत। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड्स है यही हमारे इंडिया के फेडरल फीचर्स को दिखाता है। यानी हमारा जो इंडिया है ये राज्यों का एक संघ है, राज्य जितने भी हैं, स्टेट्स जितने भी हैं, उन्होंने मिलकर इस यूनियंस को बनाया है, इसलिए इसको कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। यदि टर्म फेडरेशन की बात की जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म फेडरेशन को मतलब कहीं भी ये टर्म फेडरेशन आया, इस्तेमाल नहीं हुआ है। यही यूनियन ऑफ स्टेट्स जो वर्ड्स है यही इंडिया के फेडरल फीचर्स को दिखाता है, और भी कई सारे आर्टिकल्स हैं ऐसे जो इंडिया के फेडरल फीचर्स को दिखाते हैं। तो ये फेडरेशन वर्ड्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा गया तो आप लोग कर लीजिएगा। अब ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं है वर्ड्स में, इसको लेके अंबेडकर ने जो है तो बताया था कि क्यों हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट्स को ज़्यादा प्रेफर किया है बजाय कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। और इसके लिए उन्होंने 2 तर्क दिए। पहला, उन्होंने कहा कि इंडियन जो फेडरेशन है वो कोई एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, यानी किसी एग्रीमेंट के द्वारा हमने इंडियन फेडरेशन को नहीं बनाया, इंडियन यूनियन को नहीं बनाया है कि स्टेट्स ने बैठा और उन्होंने कोई एग्रीमेंट्स किया हो, तो ऐसे हमारा इंडियन स्टेट नहीं बना है। जब बल्कि इंडियन स्टेट जो यूनियन है, केंद्र है, इंडिया है, नेशनल गवर्नमेंट से, उन्होंने स्टेट्स को क्रिएट किया है, उन्होंने स्टेट को बनाया है। दूसरा जो इन्होंने बताया है कि इंडियन फेडरेशन में जो स्टेट्स हैं उनको कोई भी राइट्स नहीं है कि वो स्टेट्स इंडियन फेडरेशन से अलग हो सके, इंडिया से अलग हो सके। तो इसलिए जो है तो यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड्स को इस्तेमाल किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जो इंडियन फेडरेशन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी इंडियन फेडरेशन को विभाजित नहीं किया जा सकता, कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकती। अब ऐसे इंडियन फेडरेशन जो है हमारा फेडरेशन है, उसमें ऐसे कौन कौन से कनाडियन फेडरलिज्म के जो है तो फेडरेशन की फीचर्स हैं जो इंडियन फेडरेशन में अडॉप्ट किए गए हैं, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि इंडियन जो फेडरेशन है वो कनाडियन मॉडल पर आधारित है। तो पहला है, इसमें इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो कनाडियन फेडरेशन के आधार पे हुआ है, कि मॉडल पे हुआ है। साथ ही साथ इसमें जो टर्म है वो यूनियन यूज किया गया है, प्रेफरेंस दिया गया है इसलिए भी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण है वो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, जो इंडियन गवर्नमेंट से इंडियन फेडरेशन है, फेडरलिज्म है, उसमें सेंटर को अधिक पावर दी गई है। तो ये जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, इसी कारण इंडिया को जो है तो क्वासी फेडरल भी कहा गया है। क्वासी फेडरल कहा है केसी वेयर ने। केसी वेयर इंडियन गवर्नमेंट्स को क्या कहते हैं, क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल क्यों कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो इंडियन यूनियन है वो यूनिटरी स्टेट्स है, एक तरह का यूनिटरी स्टेट है विद सब्सिडाइजिंग फेडरल फीचर, यानी कुछ फेडरल फीचर्स हैं, बाकी अधिकतर इसकी जो फीचर है इंडियन यूनियन के वो यूनिटरी स्टेट की तरह है, ना कि फेडरल स्टेट्स की तरह जिसमें यूनिटरी फीचर्स जो है तो सब्सिडाइजिंग होते हैं। ठीक, तो इंडिया को इसीलिए क्या कहा है, क्वासी फेडरल कहा गया है। ठीक, ये केसी वेयर ने मतलब क्वासी फेडरल कहा है। इसके अलावा एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से और भी कुछ हैं लोग जिन्होंने इंडियन फेडरेशन के बारे में, इंडियन गवर्नमेंट्स के बारे में कमेंट्स किए हैं, जिसमें पॉल अपलेवी ने जो तो एक्सट्रीमली फेडरल कहा है, याद रखिएगा एक्सट्रीमली फेडरल। मोरिस जोन ने इसे बार्गेनिक फेडरलिज्म कहा है, याद रखिएगा बार्गेनिक फेडरलिज्म किसने कहा है, मोरिस जोन ने कहा है। आइवर जेनिंग्स ने इंडियन फेडरलिज्म के बारे में कहा है कि फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी इंडियन फेडरेशन जो है वो उसमें स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज हैं। आइवर जेनिंग ने कहा है, किसने क्या कहा, याद रखिएगा पॉल अपलेवी ने एक्सट्रीमली फेडरल कहा है, मोरिस जोन ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है, आइवर जेनिंग ने फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा है। यहीं के संथानम भी जो कहते हैं कि जो इंडियन फेडरेशन है उसकी टेंडेंसी सेंट्रलाइजेशन की तरह की ओर है। ये के संथानम 2 कारणों से कहते हैं। पहला कि जो इंडियन फेडरल है उनमें जो है तो
जो सेंटर है उसका डोमिनेंस है, फाइनेंशियल मैटर, जितने भी फाइनेंशियल मैटर हैं उसमें इंडियन सेंटर यूनियन जो है तो उसका डोमिनेंस है, उसका प्रभाव ज़्यादा है। साथ ही साथ जो प्लानिंग कमीशन बना था उसमें उसके बारे में भी उन्होंने कहा था कि इस प्लानिंग कमीशन की वजह से जितना भी स्टेट का डेवलपमेंट प्रोसेस है, डेवलपमेंट प्रोसेस स्टेट्स का वो सेंट्रल कंट्रोल करता है। इस कारण भी इसमें टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजेशंस का है, यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सेंटर्स की ओर उसका झुकाव है। वहीं ग्रेविन ऑस्टिन की बात की जाए तो उन्होंने इंडियन फेडरेशन को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। तो याद रखिए कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वर्ड यूज किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो बात इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में तो वो ग्रेविन ऑस्टिन ने कहा है, ये याद रखिएगा। तो ये था हमारा फेडरलिज्म से संबंधित वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।